तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जिसमें हम प्रायिकता के टॉप 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो इस बार की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो विद्यार्थी इस बार बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने जा रहे हैं, ये प्रश्न उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले देख लेते हैं ये 10 प्रश्न कौन कौन से हैं। तो ये 10 प्रश्न आपको दिए गए हैं जो इस बार की परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। जैसे ये प्रश्न 2024 में पूछा गया था, ये भी 2024 में पूछा गया था, ये भी 23-24 में पूछा गया है, ये भी 24 में पूछा गया है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न हैं। तो आइए जान लेते हैं इनके सॉल्यूशन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 प्रश्न को। तो पहले पढ़ लेते हैं कि यदि PE बराबर 0.6, PF बराबर 0.3, PE इंटरसेक्शन F बराबर 0.2 हो तो PE बटे F तथा PF बटे E का मान ज्ञात करो। तो आइए देख लेते हैं इन प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं क्या हमें क्या क्या दिया हुआ है। PE बराबर हमको कितना दिया है 0.6, PF बराबर हमको दिया है कितना 0.3, PE इंटरसेक्शन F बराबर हमको दिया है कितना 0.2, कितना दिया है 0.2। तो ये जो मान हमको दिए हमने सर्वप्रथम नोट कर लिए। मान हमसे पूछ रहा है किस किस का PE बटे F का और PF बटे E का। तो हम सूत्र जानते हैं PE बटे F बराबर कितना होता है PE इंटरसेक्शन F बटे, यहाँ पर जो अपॉन में होता है उसी को यहाँ पर लगा देते हैं, यानी PF। तो इसमें मान लगाएंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी, P इंटरसेक्शन F का मान कितना है 0.2 अपॉन PF का मान कितना है 0.3। यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो आंसर हमारे पास कितना जाएगा 2/3। तो एक तो आंसर ये आ जाएगा। अब दूसरा मान हमसे पूछा है PF बटे E का, किसका F बटे E का मान। तो इसका भी सूत्र हम जानते हैं PE इंटरसेक्शन F बराबर होता है कितना, जो अपॉन होता है वो आ जाता है कितना PE। तो जैसे हम इनके मान लगाएंगे तो ऊपर उसका मान आएगा कितना 0.2 और F का कितना है 0.6। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे और 2 से 3 को कट करेंगे, 2 से 6 को कट करेंगे 3 टाइम, तो यह आ जाएगा 1/3। तो इस प्रकार से हम इन दोनों आंसरों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है। तो प्रश्न नंबर 2 है PA बराबर 3/5, PB बराबर 1/5 और A तथा B कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो PA इंटरसेक्शन B का क्या करना है, हमको मान निकालना है। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन क्या करते हैं। तो सर्वप्रथम PA बराबर हमको दिया है कितना 3/5, B बराबर हमको दिया है कितना 1/5। अब चूंकि हम जानते हैं A और B कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र, कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसलिए क्या होगा बताओ, PA इंटरसेक्शन B बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, जो ये वैल्यू है दोनों PA और इसी की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, PB के साथ। तो बस हमको इसी का तो मान पूछ रहे हैं। तो PA का मान हमें कितना दिया हुआ है 3/5 गुणा PB का कितना दिया है 1/5। और जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, कटेगा कुछ है नहीं, तो ऊपर 3 गुणा है यानी 3 और नीचे 5 पंजे 25 और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। A और B ऐसी घटनाएं हैं जहां PA बराबर 1/2, PA यूनियन B बराबर 3/5, PB बराबर B।
अब इसमें दो कंडीशन दी हुई है, पी का मान हमको ज्ञात करना है जब एक घटनाएं स्वतंत्र होती हैं और जब एक बार ये घटनाएं कैसी होती हैं, परस्पर अपवर्ती होती हैं। इस प्रकार से हमें इसका मान निकालना है। तो देखते हैं हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा। तो हम जानते हैं हमें मान दिया है किस किस का, पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर हमको दिया है पी ए यूनियन बी बराबर हमको दिया है कितना, 3/5। नंबर एक कंडीशन हमको दिया है कितनी, घटनाएं कैसी हैं, परस्पर अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी है। जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं तो हम एक कंडीशन जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होता है, 0। एक सूत्र हम जानते हैं कि पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए यूनियन बी। ये सूत्र हम जानते हैं। जैसे हम इसमें मान लगाएंगे तो पी ए का मान 1/2, पी बी का मान हमको दिया है कितना, पी बराबर इसका मान हमने 0 मान लिया है, और प्लस पी ए यूनियन बी का मान कितना है, दे रखा हमको 3/5। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो पी बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, 3/5 माइनस 1/2, और जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/10। तो दोस्तों एक आंसर तो इसका ये आ गया। दूसरा पार्ट इसमें दिया हुआ है कितना, जब घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं, कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। तो हम एक चीज जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होता है वो पी ए और पी बी का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो यहाँ से अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी का अगर मान निकालना चाहें तो वो आ जाएगा, पी ए का मान हमें कितना दिया हुआ है, 1/2, और इसका मान हमको दिया हुआ है पी बी का पी, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास p/2 है। अब पुनः हम उसी सूत्र से पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए यूनियन बी से, जैसे हम इसमें मान लगाएंगे तो पी ए का मान हम अगेन कितना लगाएंगे, 1/2, प्लस पी बी का मान हम पहले जानते हैं पी है, बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना लगाएंगे हम यहाँ से, p/2, प्लस पी ए यूनियन बी का मान हमको पहले ही दिया हुआ था कितना, 3/5। अब हम यहाँ से पी बी वाले पोर्शन को एक साथ और बाकी को एक साथ, तो देखते हैं कितना आता है मान। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास हो जाएगा p माइनस p/2 बराबर, राइट पार्ट में था 3/5 और माइनस यहाँ से आ जाएगा कितना, 1/2। तो इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो ये बचेगा p/2 बराबर 5 दूनी 10, आ गया इसका एलसीएम, और 3 दूनी 6 और माइनस 5 एकम 5। जैसे हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास आया वैल्यू 1/10। तो लेफ्ट पार्ट में हमारे पास कितना मान बचा है, p/2 बराबर 1/10, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि p बराबर 2/10, यानी कि हमारे पास कितना है, 1/5। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। तो दोस्तों आगे प्रश्न है पी ए बराबर 1/4, पी बी बराबर 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8। तो हमें मान निकालना है किसका, पी ए नहीं और पी बी नहीं का मान हमको क्या करना है, निकालना है। अर्थात नहीं की जगह हम क्या लगा लेते हैं, डैश, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का क्या करना है, हमको मान निकालना है। तो आइए करते हैं। तो सर्वप्रथम हमको दिया है कितना, पी ए बराबर कितना, 1/4, पी बी बराबर हमको दिया है 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमको दिया है 1/8। तो ये तो वो मान थे जो हमको क्या थे, प्रश्न में दिए हुए थे। हमें मान निकालना है किसका, पी ए नहीं का मतलब ए डैश, और के स्थान पर हम इंटरसेक्शन का यूज़ करेंगे, और बी नहीं की जगह पर बी बार का यूज़ करेंगे, बी डैश
इसका मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो दोस्तों यदि हमें इसका मान निकालना है तो हम इसके स्थान पर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस पी ए यूनियन वी और कंप्लीट पार। ये दोस्तों डी मॉर्गन की थ्योरम होती है। ये कौन सी थ्योरम होती है, डी मॉर्गन थ्योरम। एनसीईआरटी में इनको साफ साफ बताया गया, तो हम इसको इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पी ए यूनियन बी का अगर हमको मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में मान लगाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए यूनियन बी। दोस्तों पी ए यूनियन बी का क्या करना है, हमको मान निकालना है। बाकी सबके मान हमको दिए हुए हैं। तो पी ए का मान 1/4 प्लस पी बी का मान हमको दिया है कितना, 1/2 बराबर ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें प्रश्न में दे रखा है, देख लीजिए सारे मान कितना दे रखे हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है, 1/8। तो मैं यहाँ पर इसका मान क्या कर देता हूँ, लगा देता हूँ। और मुझे यहाँ से पी ए यूनियन बी का मान हमें निकालना है। तो जैसे ही मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास एलसीएम लेकर के कितना आ जाएगा, 8। और इधर हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 से 2 दो बार कटेगा, मतलब 4 से 8 दो बार कटेगा तो उसकी 2 की गुणा हो जाएगी ऊपर, प्लस 2 से 8 कटेगा 4 बार तो 4 की गुणा हो जाएगी ऊपर, और बराबर 1/8 प्लस पी ए यूनियन बी। अगर मुझे पी ए यूनियन बी का अगर मान निकालना है तो मैं यहाँ से इस पूरी समीकरण को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 6/8 माइनस 1/8। और जैसे मैं इसको घटाऊंगा तो मेरे पास ये बचेगा 5/8। तो दोस्तों मेरे पास पी ए यूनियन बी का मान आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूंगा, इस मान को लगा दूंगा। सही है दोस्तों, ये यहाँ पर हम डी मॉर्गन की थ्योरम में ना इसको डैश को हटा करके इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये यहाँ से क्या हुआ, ये डैश क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये वाला डैश, ये डैश क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। या फिर हम इसको अगर डैश लगाना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और अगले स्टेप में हम इसको फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो बेसिकली हमें यहाँ पर मान लगाना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसका मान लगाता हूँ। तो देखिए मेरे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, पी ए यूनियन बी का मान कितना है, 5/8। तो मैं इस वाले मान को यहाँ पर क्या करता हूँ, लगाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, तो मेरे पास कंडीशन रह जाएगी कितनी, देखिए ध्यान से, पी ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश, ये मेरे पास क्या आ जाएगी कंडीशन। तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, मैं इसको लिख पा रहा था 1 माइनस पी ए यूनियन बी। और मैंने पी ए यूनियन बी का मान कितना रखा हुआ है, 5/8। जैसे ही मैं इसको सोल्व करूँगा तो 8 माइनस 5/8, और ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3/8। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का क्या हो जाएगा, मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कौन सा प्रश्न है। तो आगे प्रश्न है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। तो सर्वप्रथम जब एक पासे को कम से कम एक बार उछाला जाता है तो उस पर विषम संख्या और सम संख्या आने की जो प्रायिकताएं होती हैं बराबर बराबर होंगी।
क्योंकि उस पर समांक भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, और विषमांक भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि एक पासे को 3 बार उछालने पर विषम, कैसे, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो बताइए दोस्तों कितनी हो जाएगी। विषम अंक होते हैं 3 और टोटल अंक कितने होते हैं, 6। तो ये आ जाएगी हमारे पास 1/2। इसलिए अगर हम सम की निकालें, सम आने अंक आने की प्रायिकता, अगर हम समांक आने की प्रायिकता निकालेंगे तो वो भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, सेम हो जाएगी 1/2। तो दोस्तों इसलिए अगर हम 3 उछालों में सम अंक, कैसे अंक, सम अंक आने की प्रायिकता अगर ज्ञात करें तो कितनी आ जाएगी, 1/2 गुणा 1/2 और गुणा 1/2। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 1/8। तो ये हमारे पास आज कैसे आ गई, 3 उछालों पर समअंक आने की प्रायिकता आ गई। आगे देखते हैं। तो हमें निकालनी तो है 3 उछालों, अर्थात जो हमें निकालना है वो निकाल लेते हैं। 3 उछालों में कम से कम एक बार विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी बताइए, कितनी हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस तीनों उछालों में, क्या है, अगर दोस्तों में विषम की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे किसको, तीनों में सम आने की प्रायिकता को। तो तीनों उछालों में सम संख्या आने की प्रायिकता, तो हमने क्या कर दिया, 1 में से इसको घटा दिया। तो दोस्तों देखते हैं घटाने के बाद हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस इसकी कितनी थी, समाने की कितनी थी, 1/8। तो इसको एलसीएम लेकर के जैसे हमने सोल्व किया तो हमारे पास आया 8 माइनस 1/8, और ये कितना है हमारे पास 7/8, और यही क्या होगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। आगे प्रश्न है, एक प्रश्न को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उनमें से कोई भी प्रश्न हल न कर पाए और कम से कम कौन एक क्या कर पाए, प्रश्न को हल कर पाए। एक बार बोल रहा है कोई भी प्रश्न हल न कर पाए, और एक बार उसने कहा है कम से कम एक हल कर पाए। तो दोस्तों देखते हैं इसके सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। तो सर्वप्रथम ए द्वारा प्रश्न, जो प्रश्न दिया है वो लिख लेते हैं पहले, प्रश्न हल। दोस्तों प्रश्न में हल करने की प्रायिकता दी हुई है तो हम डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं हल न करने की। हल न करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बताओ, 1 में से घटा लेंगे किसको, 1/2 को।
तो हमारे पास ये भी कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से बी द्वारा प्रश्न हल में करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इसको भी हम 1 में से घटा लेंगे, किसको 1/3 को। तो ये हमारे पास आ जाएगी कितनी 2/3 यानी 2/3। अब दोस्तों नंबर 1 पर पूछा है कोई भी प्रश्न हल नहीं कर पाए, कोई भी हल प्रश्न नहीं कर पाए। तो लिख लेते हैं कोई भी प्रश्न हल न कर पाए की प्रायिकता, कैसे निकालेंगे हम इसको, दोनों को कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, स्वतंत्र घटनाएं 1/2 गुणा 2/3, 2 से 2 कट करने के बाद में हमारे पास बचेगा कितना 1/3। तो दोस्तों एक आंसर तो हमारे पास ही आ जाएगा, जिससे कि क्या होगा कोई भी प्रश्न हल नहीं कर पाए। दूसरा पार्ट देख लेते हैं। नंबर 2 पर पूछा है कम से कम एक प्रश्न, दोनों में से कम एक प्रश्न हल कर पाए की प्रायिकता। तो दोस्तों इसकी प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमने ये निकाला है ना कोई भी प्रश्न हल नहीं कर पाए, इसी में से क्या करेंगे इसको 1 में से क्या कर देंगे घटा देंगे। तो इससे हमारे पास कम से कम एक आदमी ऐसा निकल आएगा जो इस प्रश्न को क्या कर पाएगा, हल कर पाएगा। तो देख लेते हैं। तो क्या करेंगे इनमें से किसको, कोई भी प्रश्न नहीं हल कर पाए, इस बात की प्रायिकता को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये कितना है 1/3। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 - 1/3 और इसका मान आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 2/3 और यही क्या हुआ इसका आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न। आगे प्रश्न है एक लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं किस प्रकार से इसका हल करेंगे। दोस्तों एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। तो एक लीप ईयर में होते हैं कितने दिन, 366 दिन। कितने 366 दिन होते हैं। अगर हमें सप्ताह की संख्या निकालनी है तो सप्ताह की संख्या कैसे निकलेगी बताइए, क्योंकि एक सप्ताह में दिन होते हैं कितने 7। तो हमें 366 को क्या करना पड़ेगा 7 से भाग करनी पड़ेगी। जैसे ही हम इसको भाग करेंगे तो 7 पंजे 35, एक बचा और 7 दूनी 14 और बचा 2/7। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 दिन क्या आ रहे हैं एक्स्ट्रा आ रहे हैं सप्ताह में। अब 52 सप्ताह तो पूरे बैठ रहे हैं यानी 52 संडे तो हमारे पास हो जाएंगे। तो कम से कम इन 2 सप्ताहों में से हमें क्या लेना होगा, ये 2 दिनों में से एक में संडे जरूर आना चाहिए, ऐसी कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो अर्थात कुल संभावनाएं कैसे कैसे किस प्रकार से बन सकती है, तो या तो ये 2 दिन इस प्रकार से हो सकते हैं कि संडे का हो सकता है और मंडे का हो सकता है, या फिर मंडे का हो सकता है और ट्यूसडे का हो सकता है, या फिर ट्यूसडे का हो सकता है और वेडनेसडे का हो सकता है, या हम कह सकते हैं वेडनेसडे का हो सकता है और थर्सडे का हो सकता है, या फिर हम कहेंगे थर्सडे का हो सकता है और फ्राइडे का हो सकता है, या फिर ये 2 दिन हो सकते हैं फ्राइडे के हो सकते हैं और सैटरडे के हो सकते हैं, या फिर ये 2 दिन सैटरडे के हो सकते हैं और संडे के हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कितनी कंडीशन आ रही है, 7 कंडीशन आ रही है। ये तो हो गई हमारी कुल संभावनाएं। अब कम से कम हमें अनुकूल परिस्थिति लेनी पड़ेगी जिनमें संडे आ रहा हो। तो एक तो पहली कंडीशन में संडे आ रहा है और एक सैटरडे और संडे वाली में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कुल परिस्थिति बनी है वो कितनी है, कुल परिस्थिति बताइए कितनी है, कुल
परिस्थिति कितनी है हमारे पास? कुल परिस्थिति 7। अनुकूल परिस्थिति कितनी है हमारे पास? अनुकूल परिस्थिति कितनी है हमारे पास बताइए? पहली और लास्ट की कितनी है? 2। तो अगर हमें सप्ताह में 53 रविवार होने की अभिष्ट प्रायिकता निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? अभिष्ट प्रायिकता का सूत्र जानते हैं। अभिष्ट प्रायिकता का सूत्र कितना हो जाएगा? अनुकूल परिस्थिति और बटे में क्या आएगा? कुल परिस्थिति। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो अनुकूल परिस्थिति कितनी है? 2 और कुल कितनी है? 7। तो इस प्रकार से एक लीप ईयर में 53 रविवार होने की जो अभिष्ट प्रायिकता आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2/7। तो दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। आगे प्रश्न है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 230 कैसे हैं? लड़के हैं। और यह ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12th में पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी यादृच्छा चुना गया है, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है। तो आइए सर्वप्रथम तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे? कक्षा 12 में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो आइए, दिया है क्या? कुल लड़के। कुल लड़के कितने दिए हुए हैं बताइए? 230। कक्षा 12 में जो लड़के पढ़ते हैं उनकी संख्या निकाल लेते हैं। कक्षा 12 में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? ये प्रश्न में दिया हुआ है कितना? प्रश्न में दिया हुआ है कितना दे रखा है? देखो ध्यान से, 20% है जो विद्यार्थी है ना टोटल, यानी जो लड़के हैं वो कितने हैं? कक्षा 12 में 20% है लड़कों की संख्या के। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे, कितना हो जाएगा बताइए? लड़कों की संख्या हो जाएगी हमारे पास कितनी? 230, क्योंकि टोटल लड़के कितने हैं विद्यालय में? 230 है। तो इनका 20% जो है वो कौन है? कक्षा 12 में पढ़ने वाले लड़के हैं। 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से ये 0 कट, और 23 दूनी कितना हो गया हमारे पास? 46। तो कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 46। अब प्रायिकता हमें किसकी निकालनी है? कि जो विद्यार्थी चुना गया है, अर्थात चुना हुआ विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है। इस बात की प्रायिकता निकालना है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी बताओ भाई? विद्यालय में से ही तो लड़के चुने जा रहे हैं, तो कुल परिस्थिति तो कितनी हो जाएंगी? 500। और जो कक्षा 12 में पढ़ते हैं वो विद्यार्थी कितने आए थे? अभी हमने निकाला था, देखो अभी हमने यहाँ से निकाला था, कितने आ रहे थे ये? ध्यान से देखिए, 46। कितने आ रहे थे? 46। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 46। तो ये अभिष्ट प्रायिकता आ जाएगी 46/500। और जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.092, और यही क्या हुआ हमारा आंसर। आगे देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। आगे प्रश्न है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है और प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया जाए, तो संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये प्रश्न कुछ डिफरेंट है और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट भी है। तो आइए करते हैं। तो दोस्तों जब पासे को 2 बार उछाला जाता है तो कुल संभावनाएं कितनी बनती हैं? 36 बनती हैं, क्योंकि 6 एक पासे की और 6 दूसरे पासे। तो जब पासे को 2 बार उछाला जाता है तब कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी बताओ?
6/6 यानी 36 कितनी हो जाएंगी 36। अब दोस्तों ये जो घटनाएं हैं इनको हम अलग अलग मान लेते हैं। तो पहले योगफल 6 पाया गया है तो मान लेते हैं, माना ई बराबर ऐसी घटना है जिसमें संख्याओं का योग कितना पाया गया था, बताइए, प्रश्न दिया हुआ 6, तो संख्याओं का योग 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो घटना ई में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे जिनके अंकों का योग कितना हो रहा है 6 हो रहा है। हाँ, इसको प्रायिकता ना बोल करके क्या बोल सकते हैं, इसको घटना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, घटना। तो मैं यहाँ पर घटना ही लिख देता हूँ, क्या बोलेंगे इसको, घटना। प्रायिकता इसकी अलग से निकालेंगे। तो देखते हैं इसमें कितने अवयव बनेंगे टोटल। तो ई बराबर हमारे पास अवयवों की संख्या आ जाएगी कितनी, देखो, या तो पहले पासे पर 2 आ जाए और दूसरे पर 4 आ जाए, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 2 और 4 6। या फिर दोनों पासों पर कितना कितना आ जाए, 3 3 आ जाए। या फिर पहले पासे पर 4 आ जाए और दूसरे वाले पर 2 आ जाए। या फिर पहले पासे पर 5 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए। या फिर पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पर 5 आ जाए। तो इस प्रकार से ये इसकी कितनी कंडीशन बन रही है, ई की कुल कंडीशन बनेगी कितनी, 6। आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार से एफ मानते हैं, मान लेते हैं एफ में क्या है, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार कट होने की प्रायिकता। तो कम से कम एक संख्या कैसी है, उसमें 4 है। कम से कम एक संख्या दोनों पासों में कैसी है, 4 है। 4 प्राप्त होने की क्या है, घटना है। तो 4 प्राप्त करने की घटना कैसे लिखेंगे हम इसको, एफ बराबर, मतलब दोनों पासों में कम से कम क्या है, एक 4 जरूर हो। तो यानी पहले पर 1 आ जाए दूसरे पर 4 आ जाए। या फिर हम कह सकते हैं पहले पर 4 आ जाए तो दूसरे पर 1 आ जाए। या फिर हम कह सकते हैं पहले पर 2 आ जाए तो दूसरे पर 4 आ जाए। या फिर हम कह सकते हैं पहले पर 4 आ जाए तो दूसरे पर 2 आ जाए। या फिर हम कह सकते हैं पहले पर 3 आ जाए दूसरे पर 4 आ जाए। या फिर हम कह सकते हैं कि पहले पर 4 आ जाए दूसरे पर 3 आ जाए। या फिर हम कह सकते हैं पहले पर भी 4 आ जाए दूसरे पर भी 4 आ जाए, क्योंकि कम से कम बोला है ना तो दोनों में भी चल सकता है। तो या फिर हम कह सकते हैं पहले पर 5 आ जाए दूसरे पर 4 आ जाए। या फिर हम कह सकते हैं पहले पर 4 आ जाए दूसरे पर 5 आ जाए। या फिर हम और कह सकते हैं इसी प्रकार से पहले पर 6 आ जाए दूसरे पर 4 आ जाए। या फिर हम कह सकते हैं पहले पर 4 आ जाए और दूसरे पर 6 आ जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारी एफ की कुल कंडीशन बनी। कितनी है गिन लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये कितनी हुई हमारे पास, 11। अगर दोस्तों मैं घटना ई में और एफ में क्या लूँ कॉमन पार्ट, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर एक तो 2,4 और एक 4,2। ये मुझे दोनों कंडीशन में नजर आ रहे हैं, देख लो 2,4 2,4 और 4,2। यही दो ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें दोनों में क्या आ रहे हैं, कॉमन नजर आ रहे हैं। तो इसको लिख देते हैं एक बार, 2,4 4,2। तो दोस्तों अगर मैं अवयवों की संख्या बात करूं एन ई में, तो ई में कितने अवयव आ रहे थे, देखो यहाँ से कितने अवयव थे इसमें, 5 अवयव, 1 2 3 4 5। कितने अवयव थे इसमें, 5। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5। अगर मैं इसी प्रकार से एन एफ में बात करूँ तो यहाँ पर कितने आ रहे थे, 11। कितने आ रहे थे, 11। और इसी प्रकार से मैं यदि एन ई इंटरसेक्शन एफ में बात करूँ तो कितने अवयव आ रहे थे, देखो यहाँ से कितने आ रहे हैं संख्या में, 2। तो अगर दोस्तों इनकी प्रायिकताओं की बात की जाए तो घटना ई की जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, कुल घटनाएं की कुल संभावनाएं कितनी है, 36। और ई में अवयवों की संख्या कितनी है, 5। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 5/36। इसी प्रकार से एफ की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, कुल संभावनाएं कितनी है, 36। और एफ में अवयवों की संख्या कितनी है, 11। इसी प्रकार से पी ई इंटरसेक्शन एफ की अगर प्रायिकता निकालनी है तो वो कितनी आ जाएगी, 2/36।
36। लेकिन हमें प्रायिकता निकालनी है सहप्रतिबंध के साथ में दोनों के। तो सहप्रतिबंध को कैसे लिखते हैं? दोस्तों बेसिकली सहप्रतिबंध का जो मतलब होता है तो उसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं कि पी ई नहीं, पहले एफ को लेंगे क्योंकि उस बाद वाले का संबंध है ना पहले। तो पी एफ बटे ई बराबर, इसका सूत्र हम जानते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ और बटे जो अपोन में होता है कितना है, पी ई। तो दोस्तों यहाँ से हम मान लगाते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना था, 2/36 और पी ई का कितना था, 5/36। तो 36 से 36 कट जाएगा तो फाइनली पी एफ बटे ई का जो हमारे पास मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, ऊपर से 2 बचेगा और नीचे बचेगा 5। तो इस प्रकार से ये क्या होगा हमारा, इसका सहप्रतिबंध होगा। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं आगे क्या प्रश्न है। दोस्तों आगे प्रश्न है, एक थैले में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंद हैं। 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरे के बिना रखे वापस, मतलब उसको क्या कर रहे हैं हम, पहली गेंद जो है दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है, चाहे बाद में रखी या नहीं रखी लेकिन पहले नहीं निकाली जाती है। तो गेंद का निकालना समसंभाव्य है, तो दोनों काले गेंद निकालने की क्या हमें निकालना है, काली गेंद निकालने की क्या निकालनी है, हमें प्रायिकता निकालनी है। दोस्तों प्रश्न को एक बार से पुनः पढ़ लेते हैं। एक थैले में 10 काली गेंद और 5 सफ़ेद गेंद है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो बताइए कुल गेंदों की संख्या कितनी है भाई, 10 काली गेंद है और 5 कैसी हैं, सफ़ेद है। तो कितनी होगी टोटल गेंद, 15। कितनी होगी, 15। आप देखो प्रश्न में बोला है कि पहली गेंद, एक एक करके निकाल रहे हैं, पहली गेंद काली निकालने, मतलब जब पहली बार उस थैले में हाथ डाला है तो काली गेंद हाथ में आई, इस बात की प्रायिकता पूछ रहे हैं कि प्रायिकता कैसे निकालेंगे बताइए, कितनी हो जाएगी भाई, काली गेंद को तो काली गेंदों में से चुना जाएगा और काली गेंद कितनी है, 10 और थैले में टोटल गेंद कितनी है, 15। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, कितना 2/3। जब हम दूसरी गेंद निकाल रहे हैं, दूसरी गेंद काली निकालने की प्रायिकता, दोस्तों जब हम दूसरी गेंद निकालेंगे तो चूंकि पहले थैले में 15 गेंदें थी, अब एक गेंद तो हम बिना प्रतिस्थापित करे पहले निकाल चुके हैं, यानी हमने उस गेंद को वापस नहीं रखा है, तो टोटल गेंद कितनी बची है थैले में, 14। और दोस्तों हम एक गेंद काले में से पहले ही निकाल चुके हैं, तो ऊपर काली कितनी बचेंगी, 10 - 1 अर्थात कितनी, 9। तो ये इसका आंसर आएगा। अगर हम इसकी अभिष्ट प्रायिकता की बात करेंगे, अभिष्ट प्रायिकता क्या करेंगे, इसकी अभिष्ट प्रायिकता की बात करेंगे, तो दोस्तों ये घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, अर्थात पहले कितना रहा, 2/3 और गुणा हो जाएगी इसकी 9/14 से, तो 3 तिया 9 और 2 सत्ते 14। तो इस प्रकार से जब हम इसको लिखेंगे तो ऊपर से बचेगा हमारे पास 3 और नीचे से बचेगा कितना, 7। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जिनका सॉल्यूशन आपको कुछ ही अच्छे तरीके से बता दिया गया है। तो दोस्तों परीक्षा में बैठने से पूर्व इन प्रश्नों के सॉल्यूशन अवश्य करके जाएं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते समय कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।